आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। आपका जो ये चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं आज कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री मतलब हीट ट्रांसफर से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे आने वाली हैं। हीट बोले तो क्या? हीट मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी किस वजह से ट्रांसफर हो रही है? बिकॉज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ए जिसका टेम्परेचर T1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसका टेम्परेचर T2 है, एंड दिस T1 इज मोर देन T2। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो थर्मल एनर्जी है वो इस तरफ ट्रांसफर हुई होगी, और इस थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर को बोला जाता है हीट। क्लियर है बात? तो हीट बेसिकली है तो एनर्जी, लेकिन एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन जो फ्लो कर रही है वो वाली एनर्जी कहलाती है हीट। तो ऐसा आप कोई आपको बोले कि एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी हीट है, कोई सेंस नहीं बनता इस बातों का। क्यों? क्योंकि हीट तभी डिफाइन होती है जब एनर्जी फ्लो कर रही होती है। एक बार ये एनर्जी इसके पास पहुंच गई, मान लीजिए यहाँ से एनर्जी निकली, जब एनर्जी चल रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो आपने उसको हीट बोल दिया। जब ये यहाँ तक पहुंच गई, पहुंचने के बाद ये इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एनर्जी अब बी के पास रहेगी। तो अब इसे भी हीट नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी। तो हीट कब डिफाइन होती है? जब तभी जब ये ट्रांजिट में होती है, जब ये चल रही होती है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से? तो बस हीट का आपको बेसिक डेफिनेशन पता चल गई। The energy that is being transferred between two bodies or between adjacent parts of a body as a result of temperature difference is called heat. ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए जल्दी। क्लियर? एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। एक ही बॉडी है, लेकिन यहां से अगर यहां तक हीट ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो इसे भी हीट बोला जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको बोलेंगे हीट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट इसकी वही है जो एनर्जी की यूनिट है। क्या यूनिट हो जाएंगी इसकी? जूल, जिसको आप जे से लिखते हैं। या इसकी एक एनर्जी और होती है, ये तो ऐसा यूनिट हो गई, खैर इसकी ऐसा यूनिट जूल हो गई। इसकी एक कॉमन यूनिट और है जिसको कहते हैं कैलोरी। अनदर कॉमन यूनिट इज कैलोरी, जिसका लिखा जाता है CAL से। ठीक है, कैलोरी इज CAL, दिस इज कैलोरी। इसकी दो यूनिट्स अपन देखने वाले हैं। आगे ये भी देखेंगे कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, जूल और कैलोरी को कैसे रिलेट करते हैं। बट फिलहाल हीट की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, एनर्जी इन ट्रांजिट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की। ये क्या है? तो भैया जब ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, बात कर रहे थे साइंटिस्ट की भाई हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, वर्क क्या है, उन सब के बारे में जब बातें हो रही थी, तो बहुत टाइम तक ये माना गया कि जो वर्क, मैकेनिकल वर्क होता है, वो और ये जो हीट है, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। ये हमेशा थर्मल की वजह से रहता है और वो हमेशा मैकेनिकल वजह से रहता है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वर्क और हीट का। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनसे पता चला कि नहीं यार, दोनों रिलेटेड हैं। यार आप चाहें तो आप खुद देख सकते हैं, अपने हाथों का आप आपस में रगड़िए। जब आप हाथों का आपस में रगड़ेंगे तो हाथ थोड़ी देर में गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने हाथों को जो आपस में रगड़ा, मसल ने आपकी वर्क करी, उसको बोला मैकेनिकल वर्क। उसकी वजह से हुआ क्या? क्या वहां पे टेम्परेचर राइज हुआ, हीट वहां पे ट्रांसफर हुई? यस। तो बस यही यहाँ बात देखी गई कि जो मैकेनिकल वर्क है और जो हीट है वो दोनों आपस में रिलेटेड है, और ये जो रिलेशन है इसे ही बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो उससे पहले तक जो वर्क की यूनिट चलती थी, वर्क की यूनिट होती थी जूल। ठीक है, और जो हीट की यूनिट होती थी वो होती थी कैलोरी। बाद में इन दोनों को रिलेट किया गया और रिलेट करके बोला गया कि भैया ये जो दोनों चीजें हैं, वर्क और हीट इज इक्वल टू वर्क इक्वल टू J इंटू एच। ये एक रिलेशन दिया गया कि वर्क और हीट इस तरीके से रिलेटेड है कि कितना वर्क करें तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इज इक्वल टू दिस J इंटू एच, वेयर दिस J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो क्या बोला इसने? कितनी हीट दें तो कितना वर्क प्रोड्यूस हो, या फिर कितना वर्क दें कि कितनी हीट वहां पे ट्रांसफर हो। ये सारी बातें इससे रिलेट की गई, वर्क इक्वल टू J इंटू एच से। यहाँ जो J की वैल्यू है, J की वैल्यू फिक्स होती है, दिस
वैल्यू इज 4.2। आप इस पर आगे बात कर लेंगे अपन। बट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये बात आपको आई गेस अब क्लियर है। कितना वर्क करने पे कितनी हीट ट्रांसफर होगी, या कितना हीट ट्रांसफर करने से कितनी वर्क वहां पे अपने को मिल सकता है, इन दो चीजों को रिलेट करता है ये एक फैक्टर। कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं जे की, जे को एक्सप्रेस करते हैं अपन जूल पर कैलोरी में। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा जूल पर कैलोरी में, ठीक है, जूल पर कैलोरी। इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ जे gives how many joule of mechanical work is needed. Value of J gives how many joules of mechanical work is needed. Mechanical work is needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. अब ये कहां से आया? टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए जितनी हीट चाहिए ना उसे कहते हैं 1 कैलोरी। तो ये आप दोनों रिलेट कर पा रहे हैं, कितना वर्क चाहिए 1 कैलोरी के लिए, उसी को आप बोलेंगे जूल, ठीक है। सॉरी ये जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे आप 1 कैलोरी को आप डिफाइन कर सकते हैं, दिस 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड। देखिए ये पूरा जो पोर्शन है ना पूरा डेफिनेशन पे बेस्ड रहेगा, बहुत ध्यान से डेफिनेशन सारी याद रखनी है आपको हमेशा के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade at 1 atmospheric pressure. At 1 atmospheric pressure, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन की गई, इज 1 कैलोरी, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ बोली गई और इन दोनों का जो रिलेशन दिया गया वो दिया गया 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स, ठीक है। कभी कभी इसको अपन 4.2 जूल्स के बराबर भी ले लेते हैं अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो 4.2 जूल्स भी इसको यूज किया जा सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू इज 4.186 जूल्स। तो एक कैलोरी आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, उसका आपका टेम्परेचर बढ़ाना है, जो अभी 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसको आपको 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे। तो उसके लिए जितनी हीट उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी वो हीट कहलाती है 1 कैलोरी के बराबर, ठीक है। और अगर इसको जूल में लिखना है तो कितनी हीट चाहिएगी? 4.2 जूल्स के बराबर उतनी हीट चाहिएगी। तो ये जो रिलेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखने वाली बातें इसमें रहेंगी आपके पास कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स। ये अपने पास कई बार आगे यूज होने वाला है इन क्वेश्चंस। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट की। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो इस पूरे चैप्टर में आपको कई बार देखने वाली मिलने वाली है, स्पेसिफिक हीट। ये होता है कि आप अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, मान लीजिए इसका आपने 1 ग्राम मास लिया है, कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर का आपने 1 ग्राम मास लिया, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जितनी हीट वहां देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब वो किसी भी केस में हो सकता है। मान लीजिए आपने आयरन ले लिया, आयरन का 1 ग्राम मास लिया, उसके लिए आपको अगर 1 डिग्री टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए कितनी हीट चाहिएगी, वो उस पर्टिकुलर के लिए स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन? एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी स्पेसिफिक आता है ना इसका मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक जहां पे लिखा है उसका मतलब क्या है? पर यूनिट मास, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन हम पूरी कंप्लीट लिख सकते हैं यहाँ पे। Specific heat of a substance
is equal to heat gain, मैं एक साथ में बात लिख रहा हूं, और लूज क्यों लिख रहा हूं, या रिलीज्ड, फिर टेम्परेचर कम भी तो कर सकते हैं, तो उस केस में रिलीज्ड, हीट गेन और रिलीज्ड बाय दैट सब्सटेंस टू रेज, अगर हीट गेन किया तो टेम्परेचर रेज होगा, और फॉल इट्स टेम्परेचर by 1 degree centigrade for a unit mass of substance. Unit mass मतलब 1, unit मतलब 1 for a unit mass of substance. तो 1 ग्राम लेंगे तो आप जो लिमिट यूनिट लगाएंगे वो ग्राम्स के केस में आ जाएगी, 1 केजी लेंगे तो यूनिट में केजी की टर्म्स में आ जाएंगी, उसके हिसाब से एनर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी को जब हीट करते हैं तो इसको एनर्जी मिलती है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसे ही किसी बॉडी को अगर कूल करते हैं तो उससे हीट बाहर निकलती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये जो डेल्टा क्यू अपन लिख रहे हैं कि कितना उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, दिस डेल्टा क्यू का आप हीट के लिए लिखेंगे तो दिस डेल्टा क्यू इज, देखा गया कि प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। दूसरा जो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कि कितना टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दिस डेल्टा क्यू इज हीट सप्लाइड या हीट रिलीज्ड, इस बारे में बात हो रही है, हीट सप्लाइड और हीट रिलीज्ड, डेल्टा क्यू। सप्लाई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अगर रिलीज किया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, उस केस में अपन बात कर रहे हैं। तो देखा गया कि ये मास के प्रोपोर्शनल होती है, कितना मास है सब्सटेंस का, और प्रोपोर्शनल होती है ये कितना टेम्परेचर आप उसका इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। तो अब इसको एक फाइनल इक्वेशन की टर्म में लिखते हैं तो लिख पाते हैं दिस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा t, ठीक है, where this s is specific heat of this substance। तो टोटल हीट उसको कितनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट इनटू जितना मास करना है और जितने डिग्री टेम्परेचर से करना है वो हो जाएगी टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस m mass of the substance to change this temperature by delta t। This is the heat required for this substance of m mass to change its temperature by delta t। स्पेसिफिक हीट के लिए हमने क्या लिखा था, 1 यूनिट मास और यूनिट टेम्परेचर, तो मास भी मल्टीप्लाई कर दो, टेम्परेचर भी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपको हीट यहाँ से मिल जाएगी। सो दिस Q इक्वल टू ms डेल्टा t, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार यूज होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा ये। अगर ऐसा है कि मान लीजिए टेम्परेचर चेंज होने के साथ एस चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या लिखा जा सकता है, फिर इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी, ऐसा ही हो जाएगा, डेल्टा टी की जगह डी टी, डेल्टा क्यू की जगह डी क्यू, और यूज हो जाएगा फिर क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल एम एस डेल्टा टी के बराबर। तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, बाकी को इंटीग्रेट कर लेंगे, अगर वेरिएबल है तो इस तरीके से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्पेसिफिक हीट के बारे में अपन बात करें तो स्पेसिफिक क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय m इंटू डेल्टा टी। यूनिट्स क्या क्या हो जाएंगी इसकी, तो यूनिट हो जाएंगी ऐसा यूनिट अगर लिखोगे तो डेल्टा क्यू मतलब जूल, ये होता है केजी, और ये हो जाएगा केल्विन। केल्विन या सेंटीग्रेड भी लिखा जा सकता है, जो भी आप टेम्परेचर की यूनिट लिखो दोनों ही इसमें पॉसिबल है, तो इसको आप लिख सकते हो, और जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड भी ये ऐसा यूनिट ही कहलाई जाएगी। और अगर सीजीएस यूनिट लिखोगे आप इसकी, तो सीजीएस यूनिट में जूल की जगह आ जाएगा कैलोरी, डिवाइड बाय केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, और पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या पर केल्विन लिखो, ये भी यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपकी इनकी यूनिट्स। अच्छा, अगर वाटर के केस में बात करें तो वाटर के केस में हमारे पास डेटा इसका अवेलेबल है। वाटर के केस में डेटा क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो वाटर के केस में इसका डेटा कितना हो जाएगा, वाटर के केस में डेटा हो जाएगा, भाई हमने अभी पढ़ा था कि वाटर के लिए 1 कैलोरी आपने डिफाइन किया था ना, 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपने जब कैलोरी की डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे ये लिखा हुआ था आपने, तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि वाटर के केस में अगर 1 डिग्री टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 1 ग्राम का, तो कितना हीट चाहिए, 1 कैलोरी के बराबर इसको एनर्जी चाहिए। तो बस यही तो इसकी स्पेसिफिक हीट हो गई है ना, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास
हीट जो होती है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर। स्पेसिफिक हीट S is equal to 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी को आपको अगर मान लीजिए ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है या जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या लिख सकते हैं? अगर केजी में लिखूंगा मैं इसको तो लिखूंगा 1000 कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या इसको अगर मुझे लिखना है मान लीजिए इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी, है ना, 1000 कैलोरीज 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जूल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एक कैलोरी कितना जूल होता है? 4.2 जूल्स, तो ये हो जाएगा 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे इसके यूनिट्स कन्वर्जन के साथ साथ वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इस तरीके से लिखा जाएगा, एस डब्ल्यू, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में अपन डब्ल्यू लिख देते हैं वाटर के लिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ऐसे ही जो स्टीम के लिए स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट फॉर स्टीम, वो इक्वल होती है आइस के केस में भी, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और ये दोनों इक्वल होती हैं हाफ ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में सीधा यूज हो जाता है। स्टीम के लिए और आइस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो हाफ ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। तो सोचो अब स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हो गया? अगर डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहां से आप सोचो कि डेल्टा क्यू मान लीजिए 10 जूल है, अपन सब्सटेंसेस को 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबका सेम मास अपन ने ले रखा है। लेट्स से अपन ने ले लिया आयरन, वाटर, या आप यही ले लो आइस और वाटर दोनों ले लो। ठीक है, अगर आप आइस लेते हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट है कम, अभी आपने देखा हाफ ऑफ द वाटर है, तो उसके लिए अगर टेम्परेचर देखा जाए तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और वही अगर आप वाटर के केस में बात करोगे तो टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। इसका मतलब जिसके लिए एस ज्यादा है, जिसके लिए एस ज्यादा, उसके लिए डेल्टा टी कम, अगर सेम हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो। सेम हीट ट्रांसफर के केस में जिसका एस ज्यादा, उसके लिए टेम्परेचर कम राइज होगा। इसीलिए जब ऐसे कंडीशंस आती है ना जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, उस केस में अपन क्या यूज करते हैं? उस केस में अपन ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा हो, ताकि वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, तब भी उसका टेम्परेचर में वेरिएशन कम ही हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? तो अपन जानते हैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा अपना फॉर्मूला Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो आपके पास आ गया डेल्टा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, कभी कभी डेल्टा टी को डेल्टा थीटा भी लिख लेते हैं टेम्परेचर के केस में, डेल्टा थीटा भी, क्योंकि टी कई बार टाइम के केस में भी यूज होता है, इसलिए इसको डेल्टा थीटा भी लिख लेते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। एम एस डेल्टा टी, एम आपको दे रखा है 1 kg, एस अभी अपन ने देखा वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पे केजी और सेंटीग्रेड की बात हो रही है और जूल में अपन आंसर अपना फाइनल बता सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने यहाँ यूनिट यूज कर ली। डेल्टा टी आपको दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 20, मतलब डेल्टा टी इज 20। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास? 8400 जूल इज योर आंसर। इतनी एनर्जी उसको चाहिएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी को आप अगर कैलोरीज में लिखते तो क्या लिखते? तो आप लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इस बार आप अगर एस लेते तो किलो कैलोरी में कितना आता है? 1 किलो कैलोरी, रिमेंबर 1000 कैलोरीज, क्योंकि केजी की बात हो रही है, तो 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे आता 20, तो आपका आंसर आ जाता 20 किलो कैलोरी। तो जैसा भी यूनिट आपको दे रखे हैं ऑप्शंस में या जैसा आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ वैल्यू रखिए और अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो दोनों इसका आंसर सही है। अगर जूल में लिखोगे तो 8400 लिखोगे, अगर किलो कैलोरी में लिखोगे तो 20 लिख लोगे। क्लियर है तक अच्छे से? चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसके, जो अभी तक हमने बात करी यहाँ तक। तो पहला पॉइंट तो ये कि जब फेज चेंज होता है, ठीक है, फेज चेंज होना मतलब जब सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को चेंज करना मतलब मान लीजिए लिक्विड से सॉलिड हो रहा है या सॉलिड से
गैस बन रहा है, इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं फेज चेंज, चेंज इन स्टेट। तो वो जो होता है फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। फेज चेंज इज ऑलवेज हमेशा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर फेज चेंज में कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम जानते हैं कि फेज चेंज करने के लिए मान लीजिए आपको आइस से वाटर बनाना है तो उसको हीट देनी पड़ेगी, तभी वो आइस से वाटर बन पाएगा। तो इस केस में आप क्यू तो दे रहे हैं, अगर आप इस बार स्पेसिफिक हीट लिखो तो क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, है ना, ये लिखोगे। आप हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन उसका चेंज इन टेम्परेचर है जीरो, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। तो इस केस में एस कितना हो गया, एस हो गया इनफाइनाइट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो भी फेज चेंज कर रहा है, उसका आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट मेल्ट्स और बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्फिनिटी। लिख लीजिए बात, स्पेसिफिक हीट of a substance when it melts or boils, मेल्ट होना मतलब सॉलिड से लिक्विड आ रहा है, और बॉयल होना मतलब लिक्विड से गैस पे जा रहा है, फेज चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इंफिनिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरी बात करें कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर बिना हीट गिवन के भी चेंज हो गया, मान लीजिए आपने कोई हीट दी नहीं लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, जैसा कि अक्सर होता है थर्मस फ्लास्क जो होता है ना, उसके अंदर आप कोई अगर चीज भर के रखिए और उसको हिलाइए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने कोई हीट तो वहां दी नहीं लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो इस केस में उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, उस केस में हो जाएगी, मान लीजिए Q आपने दिया 0 लेकिन फिर भी डेल्टा T वहां पे है, तो स्पेसिफिक हीट कितनी लिखोगे, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो एस हो जाएगा आपके पास इस केस में 0 के बराबर। तो स्पेसिफिक हीट अगर 0 है तो बिना कोई हीट ट्रांसफर किए भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं। तीसरा एक यहाँ पे वाटर के केस में अपन एक ग्राफ बना सकते हैं। वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करती है इन केस ऑफ वाटर, ऐसा एक ग्राफ अपने आप बनाते हैं। तो जो ग्राफ बनता है वो बड़ा आसान सा ग्राफ है, ऐसा एक ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, वैल्यूज अगर देखी जाए तो बहुत ही स्लाइट वेरिएशन है, 1.008, और यहाँ मान लीजिए ये 15 डिग्री टेम्परेचर की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो इस पे था 1, है ना, ये आपने देखा था 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट चल रहा है यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये टेम्परेचर चल रहा है जो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। ठीक है, इस केस में जब आप वेरिएशन देख रहे हो स्पेसिफिक हीट्स का तो कितना है, देखिए यहाँ 1.008 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी और 0 पे भी, और जबकि जो अपन लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 1 के बराबर, तो वेरिएशंस बहुत कम होते हैं। इसलिए आपसे जब भी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बोला जाए ना तो आप पूरे केसेस में सेम ले सकते हो, 0 से 100 के बीच में आप हमेशा इसको 1 के बराबर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपने डेफिनेशन लिखी थी ना 1 कैलोरी की, कि 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए, तो वो डेफिनेशन वाइज वैसे बिल्कुल ठीक है, इस केस में वो बनती है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस पर्पस से हम इसको हर समय एक जैसा मान सकते हैं। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, आप इसको हमेशा इतना ही लेके चलेंगे। क्लियर बात, चलिए नेक्स्ट बात आती है हीट कैपेसिटी की और थर्मल कैपेसिटी की। इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, दोनों सेम ही बात है। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, ये क्या होता है, तो भैया आपने स्पेसिफिक हीट तो बोल दिया कि पर यूनिट मास को जितनी हीट चाहिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए, उसको बोल दिया आपने स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर पूरा सब्सटेंस वहां रखा हुआ है, उस पूरे सब्सटेंस का
उसका मास कुछ भी हो, उसको अगर पूरा अपने को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज करना है तो जितनी हीट चाहिए उसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी। तो सीधा सा हिसाब है, स्पेसिफिक हीट मतलब पर यूनिट मास हो गया, और हीट कैपेसिटी की बात है तो ये पूरे सब्सटेंस की बात हो गई, जो भी मास है उस पूरा 1 डिग्री टेम्परेचर अपने को इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन, मैं आपके लिए लिख लेता हूं यहाँ पे। दिस इज द डेफिनेशन जो आप देख पा रहे हैं सामने। क्या है? डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, ये हो जाएगी हीट कैपेसिटी। तो अगर मास है बॉडी का m, स्पेसिफिक हीट है s, तो भैया हमें पता है कि जब 1 ग्राम का बढ़ाना था या यूनिट मास का बढ़ाना था तो s लगता था। अब अगर m ग्राम का बढ़ाना है तो कितना लगेगा? m इंटू एस लग जाएगा। जितना टोटल मास है उसके करस्पॉन्डिंग टोटल हीट लग जाएगी। तो बस सीधा सीधा सा हिसाब यहाँ से मिल गया। हीट कैपेसिटी कितनी होगी आपके पास? m इंटू एस के बराबर। दिस हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कई बार हीट कैपेसिटी देता है, कई बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देता है, तो फॉर्मूला अपने को उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। अगर हीट कैपेसिटी है तो m इंटू एस ऑलरेडी दे रखा है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो वहां मास भी आपको बाद में यूज करना पड़ेगा, खाली एस दे रखा है। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या क्या हो जाएंगी? तो यूनिट्स अगर ऐसा यूनिट देखो तो हो जाएगा जूल पर केल्विन। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं डेल्टा क्यू होता है एम एस डेल्टा टी के बराबर। अगर ये पूरा हीट कैपेसिटी हो गई तो एम एस क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू होता है जूल, डेल्टा टी हो गया केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आ जाएगा। तो ऐसा यूनिट तो ये होगी। सीजीएस यूनिट अगर लिखनी है तो उसको कैलोरी में लिख लो, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड है, कैलोरी पर केल्विन, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपकी हीट कैपेसिटी। अब ऐसी एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट और वाटर इक्विवेलेंट का रिलेशन अपने को यहाँ पे देखना है। ये सारी टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए अपने को पढ़नी जरूरी है। बाकी क्वेश्चन तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी पे सीधा सीधा बन रहा है, वो आपके सामने ही था, कोई खास बात उसमें थी नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बनता है रिलेशन इनका। वाटर इक्विवेलेंट क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर which requires the same amount of heat for the same temperature rise as that of object। मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसका मास मान लीजिए m है, इसके लिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी से, और इसको जो आपने हीट दी वो दी Q। ओके, तो ये Q हीट अगर मैं वाटर को दूं, सेम हीट में अगर मैं वाटर को देता हूं, तो इसका टेम्परेचर भी अगर डेल्टा टी से बढ़ता है तो इसका मास कितना होगा, इसे बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, कितना मास ऑफ वाटर सेम हीट में सेम टेम्परेचर राइज कर पाएगा। ओके, जितना उस ऑब्जेक्ट को हीट दिया उसका टेम्परेचर राइज हुआ, उतना ही हीट उतने ही टेम्परेचर राइज के लिए कितना वाटर मुझे चाहिए कि वो सेम कॉम्बिनेशन बैठ पाए। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वाटर which requires the same amount of heat for the same temperature rise as that of object। तो क्या करना पड़ेगा भैया, दोनों के लिए Q बराबर कर दो। अगर ऑब्जेक्ट के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा ms डेल्टा टी, और अगर वाटर के लिए लिखूंगा तो मास ऑफ वाटर s ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना मिला मास ऑफ वाटर? ये मिल रहा है आपको ms बाय sw, ये हो गया। क्लियर है? दिस इज वाटर इक्विवेलेंट। और हमें पता है कि sw वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, कैलोरीज में अगर देखो तो फॉर वाटर स्पेसिफिक हीट अभी आपने देखा था कितनी थी, SW वाज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम SW को अगर 1 लिख लें तो क्या मिल जाएगा? दिस विल बी m इंटू एस के बराबर, अगर कैलोरी में बातें चल रही है तो। क्लियर? ये आपका हो गया वाटर इक्विवेलेंट बस। और ये किसके बराबर आ रहा है? जो अभी आपने पढ़ा था हीट कैपेसिटी, उसी के बराबर m इंटू एस। देखिए यहाँ पे हीट कैपेसिटी आपने ये लिखा था m इंटू एस के बराबर। तो अगर कैलोरी में बात कर रहे हैं तो वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस हीट कैपेसिटी, और अगर स्पेसिफिक हीट की बात करनी है तो m इंटू एस से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन में यूज होते हैं इसलिए हम यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर, कि भैया आपने अगर दो चीजों को मिला दिया है एक साथ, अब फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा गया कि बताइए मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, ये अपने पास चीजें हैं। ओके, तो जैसे आप सर्दियों में सुबह गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करते हैं, तो बस वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आपने दो सब्सटेंस को मिक्स किया, दो अलग अलग टेम्परेचर पे है, उनके लिए पूछा कि जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया अच्छे से, तो फाइनल टेम्परेचर पूरे का मिक्सचर का कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। तो हम जानते हैं भैया कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो दोनों ही सब्सटेंस के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब सेम होगा तो इसका मतलब ये है कि एक ने जितनी हीट रिलीज की होगी, दूसरे ने उतनी हीट गेन की होगी। भाई गर्म पानी ने जितना अपनी हीट निकाली, उतनी हीट उस ठंडे पानी ने एक्सेप्ट करी, तो दोनों मिलके एक बीच वाले टेम्परेचर पे आ गए। तो यही बातें यहाँ पे है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सीधा सा हिसाब है कि मान लीजिए ये है गर्म पानी और ये है पूरे मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर, तो इसने कितनी हीट रिलीज की होगी, तो हम जानते हैं हीट रिलीज बाय गर्म पानी विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो M1 S1 डेल्टा टी मतलब T1 माइनस टी मिक्सचर। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि अपन डेल्टा टी ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो ये T1 है वो ज्यादा है टी मिक्सचर से, इसलिए मैंने T1 माइनस टी मिक्सचर लिखा। ठीक है, और ये हीट किसके बराबर होगी, जितनी उस दूसरे ने गेन करी। गेन कितनी करी, उसने भी एमएस डेल्टा टी के बराबर गेन करी, तो वो हो जाएगा M2S2। अब डेल्टा टी उसके लिए फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, इनिशियल कम था, तो ये यहाँ लिख लेंगे अपन। क्लियर, ये आपका लॉ ऑफ मिक्सचर बन जाता है। तो बस ध्यान क्या रखना है, हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस is equal to heat given by another substance। ठीक है बात। अगर क्वेश्चन एक देख लें जल्दी से, तो क्वेश्चन ये रहा बहुत आसान सा। देखिए क्या कह रहा है, एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg falls from a height 10 meter। ठीक है, आफ्टर कोलाइडिंग विद द ग्राउंड इट लूजेस 25% एनर्जी टू सराउंडिंग। ओके, देन फाइंड द टेम्परेचर राइज ऑफ द ब्लॉक। कितना टेम्परेचर इसका राइज हो गया होगा, ये आपसे पूछा गया। बोल रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज दिस। अब ये तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी पे है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैकेनिक्स से रिलेट कर दिया इन्होंने। बोला है कि जब यहाँ से गिरा यहाँ तक, ठीक है, ये हाइट आपको दे रखी है, इसका मास दे रखा है 2 kg, 10 मीटर के हाइट से गिरता है। ठीक है, और जब ये टकराता है तो ये 25% एनर्जी को लूज कर देता है। ओके, अब अपन जानते हैं भैया कि ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल स्टेट है। हम ये भी जानते हैं कि इसके पास एनर्जी कितनी होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करो ऊपर के केस में, यहाँ पे जब ये रखा हुआ था, तो सारी एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी इसके पास। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, सो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये इसके पास थी mgh के बराबर। ठीक है, अब जब ये नीचे गिरा होगा तो वो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे भी एनर्जी सेम रही टकराने से जस्ट पहले तक। जब टकराया तो इसने 25% एनर्जी लूज कर दी। उसके बाद क्या हुआ होगा, टकराने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ उठा होगा किसी वेलोसिटी v1 के साथ, यहाँ किसे आया था वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि यहाँ जो एनर्जी लूज हुई वो है 25%, मतलब 1/4 ऑफ द mgh। दिस इज द एनर्जी जो इसने यहाँ पे लूज कर दी। ठीक है, ई लूज या ई लॉस्ट अपन बोल सकते हैं, डेल्टा ई इज 1/4 ऑफ mgh, क्योंकि टोटल एनर्जी जो थी यहाँ पे वही यहाँ पे भी रहने वाली है, तो यहाँ भी एनर्जी mgh थी, इसमें से 25 लूज कर दी तो लूज हो गई 1/4 mgh के बराबर। ओके, अब ये जो लूज हुई एनर्जी है ये कहाँ जाती है, यही इसका टेम्परेचर राइज करती है। ठीक है, क्योंकि जो बची हुई एनर्जी है 3/4 mgh, उसके साथ तो ये ऊपर चल लिया वापस, तो जो एनर्जी लूज हुई थी वो कहाँ गई, इसका टेम्परेचर राइज करने में गई। तो अपने पास आ गया हिसाब पूरा। दिस लॉस्ट एनर्जी इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द आयरन। यहां से अपन लिख सकते हैं दिस इज 1/4 mgh, दिस इज इक्वल टू ms डेल्टा t। हो गया क्वेश्चन, m से m कैंसिल हो गया, 1/4 g 10 ले सकते हैं, h भी 10 दे रखा है, s आपको दे रखा है 470 जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा t आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है,
आंसर आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से 100/4 × 470, और ये फाइनल आंसर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ रहा है इसका। ठीक है, आपके ऊपर है 100/4 × 470। यूनिट क्या लिखूं इसकी, जो यूनिट यहाँ दे रखी है डिग्री सेंटीग्रेड, वही यूनिट यहाँ बचेगी, तो डिग्री सेंटीग्रेड ये आ जाएगा। और देखो मास भी सब कुछ यूनिट मैच करना हमेशा, इधर केजी में था, ये भी आपको केजी में दे रखा है, सब कुछ जूल में अपन ने यहाँ पे एनर्जी लिखी है, उसी को यहाँ पे अपन ने जूल से वापस मैच भी किया है। ठीक है, तो यूनिट मैच करना ध्यान रखना हमेशा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए क्वेश्चन और, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने किया था ना, इसको और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है। वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ाई है, आपने देखा ही है कि कई बार उसमें एनर्जी लूज होती है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, अब इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लूज होती है, वो आप यहाँ पे ms डेल्टा टी के इक्वल कर दो, तो वहां से आपको टेम्परेचर चेंज मिल जाएगा। तो जो आपने अभी तक वर्क पावर एनर्जी के केस में पढ़ा था कि कितनी एनर्जी कहाँ कहाँ जाती है, फ्रिक्शन से कितनी एनर्जी लूज हुई, वो सारी बातें यहाँ पे आप हीट जनरेशन में यूज या हीट ट्रांसफर में यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या कह रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मास ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स, इक्वल मास दे दिया सबका, तीनों का टेम्परेचर दे रखा है 10, 15 और 20, यहाँ पे लिखा हुआ है ए का 10, 15 और 20, मास सबके सेम बता रखे हैं। द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ए और बी को मिक्स किया तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड बना। व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड 16 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो 16 बनता है। तो पूछा है कि व्हाट विल द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड, अगर ए और सी को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर कितना आना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको इंडिविजुअल दे रखे हैं 10, 15 और 20, इन दोनों के मिक्सचर का दे रखा है 13, इन दोनों के मिक्सचर का दे रखा है 16, मासेस इक्वल हैं। S1, S2, S3 अपने को नहीं पता, तीनों की स्पेसिफिक हीट अपने को नहीं पता, तो वो अपने को यहाँ से देखनी पड़ेगी। तो जो आपको पहले के दो डेटा दे रखे हैं कि इन दोनों को मिक्स किया तो ये टेम्परेचर आया, इन दोनों को मिक्स किया तो ये टेम्परेचर आया, यहाँ से अपन S1, S2, S3 का एक रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड, तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा टेम्परेचर पे है, बी ज्यादा टेम्परेचर पे है ए से, तो बी हीट रिलीज करेगा और ए हीट लेगा, इसकी वजह से दोनों का टेम्परेचर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मास ऑफ ए इंटू एस ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एस बी इंटू डेल्टा टी फॉर बी। मास दोनों के इक्वल हैं, कैंसिल हो गए, एस ये दे रखा है 1, ए का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो फाइनल हो गया 13, इनिशियल था 10। बी के लिए ये दे रखा है S2, और अगर बी का टेम्परेचर चेंज देखें तो ये 15 था, अब हो गया 13 के बराबर, ये चीजें हो जाएंगी। यहां से आपको S1 और S2 का रिलेशन मिल गया, 3S1 इज इक्वल टू 2S2 के बराबर, एक रिलेशन मिल गया आपको यहां से ये। ठीक, दूसरा अपन बात करते हैं जब बी और सी मिक्स की है, व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड, तो क्या हो जाएगा। इस बार अपन लिखेंगे एम बी एस बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम सी एस सी डेल्टा टी सी के बराबर। ठीक है, अब मास तो दोनों के वापस फिर से कैंसिल कर दो, हटा दो, ये S2 दे रखा है। इस बार जब बी और सी को मिक्स किया आपने तो ये टेम्परेचर ज्यादा है, हीट यहाँ से यहाँ पे जाएगी, तो ये इसका टेम्परेचर 20 से 16 हो गया और इसका टेम्परेचर 15 से 16 हो गया, तो मतलब इसने हीट गेन करी, इसने हीट लूज करी। तो बस लिख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे, अगर बी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ से 16 - 15, और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर है 20 - 16, ये आ गया। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, S2 इज इक्वल टू 4S3 के बराबर, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जब तीनों को मिक्स कर दिया आपने, तो जब तीनों को, सॉरी तीनों को नहीं, अब ए और सी को मिक्स किया है आपने, तो व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड, तो क्या हो जाएगा, इस बार लिखेंगे एम ए एस ए डेल्टा टी ए इक्वल टू एम सी एस सी डेल्टा टी सी के बराबर। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से, एम ए और एम सी कैंसिल हो गए, एस ए S1 है, डेल्टा टी इस बार अगर देखें तो भैया ए और सी में चेक करो, ए कम टेम्परेचर पे है, ये ज्यादा टेम्परेचर पे है, इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो लेट्स से फाइनल टेम्परेचर बनता है T।
ठीक है। तो ए के लिए टेम्परेचर चेंज क्या लिखूं? ऑब्वियसली ये टी जो है इससे ज्यादा होगा, तो मैं लिखूंगा इसके लिए T-10, और इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर क्या लिख लूंगा? 20-T। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा होगा ये कम होगा। तो लिखते हैं जल्दी से, ये आ जाएगा T-10 के बराबर, इधर से आएगा S3, यहाँ से आ जाएगा 20-T के बराबर। अब ये S1 और S3 जो है इनको अपन एक कॉमन फॉर्म में रखते हैं। तो S1 को मैं यहाँ से रख सकता हूँ, देखिए कितना, S1 इज इक्वल टू 2/3 S2। ठीक है, और S3 को मैं यहाँ से रख सकता हूँ 1/4 S2। ये दोनों यहाँ पुट करता हूँ, दोनों S2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर आपके पास मिलेगा 2/3 S2 T-10 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास मिलेगा 1/4 S2 20-T। ओके, S2 कैंसिल हो गए। जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या बनता है, 2/3T - 20/3 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आएगा 5-T/4। जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो T का जो आंसर आता है वो आता है 140/11 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, 140/11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये मिल जाएगा। क्लियर? तो आई गेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पता चल गया है कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे इनको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट मासेस अलग हैं, स्पेसिफिक हीट भी अलग है और टेम्परेचर भी अलग है, तीनों चीजें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है, आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, देन व्हाट इज द टेम्परेचर मिक्सचर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इस बार तीन को मिक्स किया है। हम दो के केस में तो बोल पा रहे थे आराम से कि भैया जो एक से हीट निकली वो दूसरे ने गेन कर ली, तो टोटल आप लिख पा रहे थे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ भी बड़ा आसान सा बात है कि भैया जो पूरा सिस्टम है कि लिक्विड 1 ये जो है, यहाँ लिक्विड 2 है और यहाँ जो लिक्विड 3 है, इन सब के पास अपनी अपनी एनर्जी है। जब आपने इन तीनों को मिक्स कर दिया तो जो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर बनेगा, इस पूरे सिस्टम के लिए बाहर से किसी ने कोई हीट सप्लाई करी क्या? इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 मिला के जो पूरा सिस्टम बन रहा है, इसके लिए बाहर से किसी ने कोई हीट सप्लाई करी क्या? नहीं, वो तो जीरो है। जब बाहर से किसी ने कोई हीट सप्लाई नहीं करी, मतलब जितनी भी हीट ट्रांसफर हुई है वो आपस में इन सब में हो चुकी है, तो बड़े आसान से बात हो गई। अब तो अपन आराम से क्या कर सकते हैं, सबके लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू करके जीरो कर देते हैं, क्योंकि नेट हीट ट्रांसफर यहाँ पे कितना है, जीरो। तो टोटल हीट लॉस्ट और गेन, मतलब टोटल हीट ट्रांसफर इस पूरे सिस्टम के लिए बाय ऑल द सब्सटेंसेस इज इक्वल टू जीरो। तो आसान सी बात हो गई। अब अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका T3 है, तो अपने को नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, तो अपन ये फाइनल है और ये सारे इनिशियल है, सीधा सा हिसाब है। जब डेल्टा टी लिखेंगे तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये लिख लिया जाएगा। तो अपने पास अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ने कितनी हीट ट्रांसफर करी होगी, तो एम एस डेल्टा टी फॉर द फर्स्ट, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस T1, प्लस सेकंड ने कितना किया होगा, M2S2 T फाइनल माइनस T2। ऐसे थर्ड ने कितना किया होगा, M3S3 T फाइनल माइनस T3 इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली जब T निकालेंगे तो T फाइनल आपको यहाँ से मिल जाएगा M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 प्लस M3S3 T3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मिलेगा आपको M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3। दिस विल बी योर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो आप ये अब 2 के लिए लगाओ, 3 के लिए लगाओ, 4 के लिए आओ, कितने भी मिक्सचर आप यहाँ पे बना लो, कितने भी सब्सटेंसेस का, सबके लिए वैलिड रहेगा। अगर 2 के लिए ही करना है तो ये और ये हटा दो, ये फॉर्मूला आप लगा लो। तो जैसा आपने पहले अभी तक यूज किए थे ना, ये बिल्कुल सेम आंसर आपको देगा। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी एक बना के यूज कर सकते हैं। अब हालांकि अपने को यहाँ एस नहीं पता है, पर अगर एस पता होते तो अपन इसके हिसाब से भी यूज यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है एक जनरल फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर फोर्थ और होता तो यहाँ पे M4S4T4 और नीचे भी यहाँ पे आ जाता है M4S4, ऐसा एक्सटेंड हो जाता है फॉर्मूला। तो जितने भी लिक्विड्स आप मिक्स कर रहे हैं उन सबके लिए फाइनल टेम्परेचर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक बात है, अच्छे से। चलिए बात करते हैं फेज चेंज की।
फेज चेंज मतलब अभी हमने देखा था कि इनके स्टेट में चेंज होना, किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज होना, ठीक है। तो इस फेज चेंज होने को या स्टेट चेंज होने के लिए भी एनर्जी तो चाहिए। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? उस एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट आपने कब यूज करी? जब आपने टेम्परेचर चेंज किया, आपने लिखा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो वो थी स्पेसिफिक हीट के करस्पॉन्डिंग जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था। लेटेंट हीट किसके करस्पॉन्डिंग होती है? जब फेज चेंज होता है, टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन फेज चेंज होता है। स्पेसिफिक हीट के केस में टेम्परेचर चेंज हो रहा था लेकिन फेज सेम था, कि लिक्विड का टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर लिया, मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो लिक्विड ही रहा। पर लेटेंट हीट में क्या होगा? फेज चेंज होगा, आइस से वाटर बनेगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बना, फेज चेंज हुआ, इसमें जो हीट लगी उसे बोलेंगे लेटेंट हीट। क्लियर है? तो दो टाइप की हीट है, वो दोनों याद रखनी है। तो heat required for the change of phase or state is called as latent heat. The heat supplied to a substance which changes its state at constant temperature is called latent heat of the body. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेफिनेशन जल्दी से। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख ली हमने कि the heat supplied to a substance which changes its state at constant temperature, ये बात ध्यान रखिएगा, constant temperature पे phase change अपन हमेशा पढ़ते हैं हमारे केस में, बाकी डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन हमारे केसेस में जो हमारे सिलेबस में हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज ही पढ़ते हैं, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? कितनी हीट चाहिए? तो हीट रिक्वायर्ड, यहाँ लिखा जाएगा अगर हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो जो हीट चाहिए होती है वो होती है m इंटू एल के बराबर, ठीक है। दिस इज द हीट रिक्वायर्ड, या इतनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी जो उस ऑब्जेक्ट का फेस चेंज कर पाए। तो m मास का है तो m इंटू एल, ये हीट रिक्वायर्ड है। तो जैसे वहां स्पेसिफिक हीट में था एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे m इंटू एल, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दोनों के आपको आई गेस आपको ये भी क्लियर है कि कहाँ कहाँ यूज करना है। जहां सिर्फ टेम्परेचर वेरी करता है वहां स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, जहां फेस चेंज होता है वहां ये लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। अब लेटेंट हीट भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक ऑफ फ्यूजन, दूसरी वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब जब ये बनता है चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट at its melting point and 1 atm pressure is called latent heat of fusion। मतलब आपको आइस से अगर वाटर बनाना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर, ठीक है। अगर 1 ग्राम आइस को आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा है, वहां से आपको उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर के बराबर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा। ऐसे ही इसका जो सेकंड फेज चेंज होता है वो क्या होता है? लिक्विड से वेपर बनना। तो उस केस में जो लेटेंट हीट है वो हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कि आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस इट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट at its boiling point in 1 atm pressure is called heat of vaporization। क्लियर है बात अच्छे से? तो अगर क्वेश्चन में वैसे तो जनरली गिवन होती हैं आपके पास सारी वैल्यूज, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है वाटर के केस में। वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ आइस और ये स्टीम जो है, ये दो बातें यहाँ दे रखी होती हैं। Latent heat of water is not mentioned, and to solve the problem, it is required to assume that we should consider the following values. Latent heat of water या आइस जिसको बोल सकते हैं, आइस मतलब ये कौन सी हो गई? फ्यूजन वाली। आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो फ्यूजन वाली। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं ना कि अगर वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है तो इतनी हीट यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, किसके बराबर? इस LF के बराबर हीट अगर रिमूव कर देंगे तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, या अगर हीट दे देंगे तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात हम जानते ही हैं। कितनी होती है? ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम।
या 80 किलो कैलोरी पर केजी, और अगर जूल में लिखना है तो 4200 इंटू 80 जूल पर केजी, ये आपको ध्यान रखना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। बाकी कन्वर्जन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो LV अगर वाटर के केस में बात करूं, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। ऐसे ही अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात कर रहे हैं इन केस ऑफ वाटर, तो वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो आप ये बात देख पा रहे हैं कि वाटर से वेपर बनाना ज्यादा एनर्जी खाता है देन आइस से वाटर बनाना, ठीक है। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ATN 540। ओके, अब इसका अगर एक ग्राफ बनाए अपन टेम्परेचर के साथ और हीट के साथ, तो वाटर के केस में अगर बात करें अपन, ठीक है, तो सबसे पहले है ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस में, ओके, या 0 से भी मान लीजिए कम पे है अभी ये है इसका आइस वाला स्टेट, ठीक है। जब ये आइस स्टेट पे है ऑलरेडी, इस टाइम पे अगर आप इससे हीट प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए अभी ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे, ठीक है, तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट ट्रांसफर आपने किया, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस पे आ जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये ग्राफ आपको यहाँ से यहाँ तक बता रखा है कि अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आ गया, तब तक ये आइस ही रहा, फेज में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, Q इक्वल टू MS डेल्टा T के बराबर फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, एक बात। दूसरा, जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे है, अब मैं इसको और हीट देता हूँ, ठीक है, और हीट ट्रांसफर किया, तो अब क्या होगा, अब होगा इसका फेज चेंज, टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट और यहाँ पे होगा फेज चेंज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कर चलना है हमेशा, क्वेश्चंस भी आएंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको इसी तरीके से चलना है। तो अब ये चेंज हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, फेज चेंज हो गया, कितनी हीट दी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हो, यहाँ पे जो हीट लगी होगी Q इक्वल टू MS डेल्टा T के बराबर लगी होगी, जबकि यहाँ पे जो हीट लगी होगी S किसका लोगे, आइस का, क्योंकि अभी ये आइस है, ठीक है। फिर जब ये कन्वर्ट हो गया तो यहाँ कितनी हीट लगी होगी, M/L/F फ्यूजन वाली हीट, यहाँ पे इतनी हीट लगी होगी, ठीक है। क्लियर है सारी बातें। अब ये वाटर में बन चुका है, अब आप इसको और हीट अगर देते हो तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो गया ये, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कितनी हीट लगी इसको, तो Q इक्वल टू MS ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T, क्योंकि अभी वाटर फेज में है तो MS डेल्टा T, S वाटर का लेंगे, जब आइस फेज में था तो S अपन ने आइस का लिया। अब इसको और हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और अभी इसका फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फेज चेंज में कहा कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फेज चेंज हो गया। कितनी हीट इसको लगी होगी, तो Q इक्वल टू M इंटू L वेपराइजेशन वाली हीट लगी होगी इसको यहाँ पे, ठीक है। अगर और हीट देते हैं इसको अपन, तो इस बार क्या होगा, ये मान लीजिए कोई और 120 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में कन्वर्ट हो गया ये, तो इस बार आप टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और जो Q लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, MS, S किसका लिखोगे, वेपर का, और डेल्टा T लिख लोगे। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये पूरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन ने यहाँ पे लिखी है, हर क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, जहां से शुरू कर रहे हो जहां पे खत्म कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलो, टेम्परेचर राइज करो, फिर फेस चेंज, फिर राइज, फिर फेस चेंज, इस तरीके से आपको बढ़ना पड़ेगा, ओके। ऐसे अगर ग्राफ अपन देखें तो जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो भाई हीट आप लगातार जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर अगर देखें तो पहले ये आइस में था तो ये आइस में ही रहा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया, कब तक, जब तक ये मेल्टिंग पॉइंट पर ना पहुंच जाए। एक बार ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद ये फेज चेंज में लगा हुआ है, फेज चेंज में है तो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता, अब जितने भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी इसके फेज चेंज में जा रही है। तो यहाँ पे ये आइस प्लस वाटर में था, अब ये यहाँ आते आते पूरा वाटर में बन चुका, ठीक है। कितने का, जितने पे आइस था, मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसी पे ये अभी रहा हुआ है यहाँ पे। अब फिर से आप और हीट दे रहे हैं तो अब इसका फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा वाटर का, इस बार कोई फेस चेंज नहीं है, पूरा वाटर है। कब तक होगा, जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पे ना आ जाए। एक बार ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, अब आप जितनी भी हीट देंगे उसके फेस चेंज में चली जाएगी, तो यहाँ पे वाटर प्लस स्टीम बन जाएगी,
एक बार ये पूरी स्टीम बन गई एट द सेम टेम्परेचर जहां पे बॉईल हुआ था, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहा। अब एक बार जब ये स्टीम बन गई तो फिर से इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा ये ग्राफ पूरा आप बना सकते हैं। अच्छा, ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एंगल के केस में कैसे हम लिख सकते हैं? हम बोल सकते हैं θ2 इज मोर देन θ1। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर राइज होता है आप किसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे? दिस Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एस लोगे आप वाटर का, जबकि यहाँ आइस के केस में आप किसका लोगे? एस आइस का। और हम जानते हैं कि एस जो होता है वो किसका ज्यादा होता है? वाटर का ज्यादा होता है, आइस का कम होता है। तो उसके केस में आप अगर थीटा देखना चाह रहे हो, बेसिकली दिस थीटा इज नथिंग बट दिस टी बाई क्यू, दिस इज थीटा। ठीक है, आप इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप कैसा बनेगा? ये स्लोप बनेगा। तो ये है टेम्परेचर, इधर है क्यू, तो टी बाई क्यू इज द थीटा। तो टी बाई क्यू यहाँ से देखो कितना बनता है, यहाँ से आप देखेंगे डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू, तो बनता है आपके पास 1/ms। ओके, तो जिसके लिए आप बोल सकते हैं जिसके लिए एस ज्यादा है उसके लिए थीटा कम हो जाएगा। ओके, और दूसरी बात, यहाँ का लेंथ किसके लिए ज्यादा होगी? तो जिसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो देखनी पड़ेगी। वाटर के केस में फ्यूजन वाली हीट 80 कैलोरीज थी और वेपराइजेशन वाली 540 कैलोरीज थी। तो उस केस में ये जो लेंथ है ये 80 है और ये 540 है, तो L2 इज मोर देन L बना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से ग्राफ पे पूछे जा सकते हैं, आपको इन चीजों को रिलेट करना आपस में आना चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनता है। चलिए, क्वेश्चन ये है आपके सामने, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड if 100 gram ice at minus 10 degree centigrade is converted into 120 degree centigrade 100 gram steam। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को आपने कन्वर्ट किया है अब कहाँ पे? 120 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में। मास सेम है, 100 ग्राम मास अभी भी दे रखा है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इसको। अभी कितना है ये? माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में है, 100 ग्राम आइस है। ओके, तो पहले कहाँ जाएगा ये? सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम आइस में। स्टेप ये हो गई पहली। फिर ये कहाँ जाएगा? फिर ये जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम वाटर में, क्योंकि अब आइस से वाटर बनेगा। फिर ये कहाँ जाएगा? फिर ये जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम वाटर में। अब फिर फेस चेंज होगा, फिर ये जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम स्टीम में, और अब ये जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम स्टीम में। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। तो इन सबको अपने को देखना है कितनी कितनी यहाँ पे हीट चाहिए। तो हीट कितनी चाहिए? तो यहाँ पे हो रहा है इसका टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो क्यू इक्वल टू एम एस लिया जाएगा आइस का इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अपन यहाँ पे सारा सीजीएस यूनिट में लिखते हैं क्योंकि आपको मास ग्राम में दे रखा है, एस भी अपने को कैलोरीज में पता है, तो लिखा जा सकता है दिस मास इज 100 ग्राम्स। एस आइस का होता है हाफ, क्योंकि वाटर का था 1, तो आइस का हो जाएगा हाफ, इनटू डेल्टा टी। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहाँ से आपको हीट मिल गई है कितनी? 500 कैलोरीज। ठीक है, दिस इज द हीट जो यहाँ रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं, फेस चेंज यहाँ पे हो रहा है। फेस चेंज के केस में कितना चाहिए? m इंटू एल। कौन सा एल? फ्यूजन या वेपराइजेशन? फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो ये आ जाएगा m 100 ग्राम है, और ये कितना होता है? 80। इन केस ऑफ वाटर ये कितना होता है? 80। तो यहाँ से कितना आ गया? 8000 कैलोरीज। नेक्स्ट अगर देखें तो फिर से टेम्परेचर चेंज है, एम एस डेल्टा टी। इस बार एस लेना पड़ेगा वाटर का, क्योंकि इस बार वाटर में है ये। तो m 100 ग्राम, वाटर के लिए एस होता है 1, डेल्टा टी कितना हो रहा है? 100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 10⁴, या अपन सब कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो 40 कैलोरीज, इतने यहाँ पे हीट चाहिएगी। अब जब ये यहाँ पे फेस चेंज कर रहा है तो कितना हो जाएगा? m इंटू एल वी, वेपराइजेशन वाला, 100 इंटू 540। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 54,000 कैलोरीज, ऐसा हो जाएगा। अब ये फिर से टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो एम एस डेल्टा टी, एस किसका लेना पड़ेगा इस बार? वेपर का, स्टीम का, डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा 100
इनटू ये होता है हाफ, जो आइस का होता है वो इसी का होता है फिर से। तो अब कितना हो जाएगा ये, डेल्टा टी इज 20। कितना आंसर आया यहाँ से, दिस इज 1000 कैलोरीज, ठीक है। तो टोटल कितना चाहिए इसको, अब टोटल कितना चाहिए जोड़ लो, सबको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी यहाँ से मिल जाएगी। तो Q नेट विल बी इक्वल टू 500 प्लस 8000 प्लस ये हो गया 10,000 प्लस 54,000 प्लस 1000। जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 73,500 कैलोरीज। इसको आप लिख सकते हैं 73.5 किलो कैलोरीज। इतनी एनर्जी चाहिए उसको यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। और आपसे यहाँ पूछा क्या था, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इफ 100 ग्राम आइस एट -10 इज कन्वर्टेड इनटू दिस। तो ऑब्वियसली हीट रिलीज नहीं होगी यहाँ पे। जब आइस को आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो तो हीट देनी पड़ेगी सिस्टम में, है ना। हीट कितनी देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी। और अगर आपसे हीट रिलीज ही पूछा गया तो फिर आप आंसर माइनस में लिखोगे कि हीट कितनी रिलीज करनी पड़ेगी, हीट रिलीज्ड इक्वल टू -73.5 किलो कैलोरी, क्योंकि हीट देनी पड़ी है, हीट रिलीज नहीं हुई। तो रिलीज के केस में आप इसको माइनस लिख दो फिर, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 73.5 किलो कैलोरी अगर आप हीट दोगे इस सिस्टम में, तो ये जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है वो अब 120 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके पास, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 500 gram of water at 80 degree centigrade is mixed with 100 gram steam at 120 degree centigrade. Find out the final mixture. अब इसमें मिक्सचर तो आपको दिया है लेकिन दोनों की स्टेट अलग अलग है। तब स्टेट अलग अलग है तो कैसे सॉल्व करेंगे अब इस क्वेश्चन को अपन। चलिए ये मैं ही करके बता देता हूँ, ऐसे और क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला इस बार, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो 50 ग्राम वाटर है, सॉरी 500 ग्राम वाटर है। कितने टेम्परेचर पे है ये, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसमें आपको मिक्स किया 100 ग्राम स्टीम, और ये कितने पे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पूछा है फाइनल मिक्सचर क्या होगा, कितना टेम्परेचर होगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, ये सारी बातें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करें इस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दोनों के मिडिल पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लो। मिडिल मतलब मैंने जैसे ये बोला कि ये जो स्टीम है ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वाटर में तो मैं क्या लिखूंगा, भैया ये स्टीम जो अभी 120 पे है ये पहले बनेगी स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये बनेगा वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और मैं इसको भी ला सकता हूँ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर मैं दोनों के एनर्जी को कंपेयर कर लूंगा, क्योंकि अगर ये स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होती है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और ये क्योंकि अभी 80 सेंटीग्रेड के वाटर पे है, इसको अगर 100 सेंटीग्रेड वाटर में बनना है तो इसको एनर्जी चाहिए। तो इसमें से कितनी एनर्जी इसको मिल गई और अब कितनी एनर्जी बच गई, जो बची हुई एनर्जी है ना, उससे अपन फाइनल स्टेज इसका डिसाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले एक कॉमन अपने को पॉइंट कंसिडर कर लेना चाहिए, जो आप चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, मैं इन दोनों को वहां पे लेके आता हूँ, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक मुझे इन दोनों को लेके आना है। अगर इसको मुझे यहाँ तक लेके आना है तो इसकी प्रोसेस क्या क्या रहेंगी, पहले ये आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पे, फिर इसका फेस चेंज होगा, तब ये कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे। इस केस में क्या है, ये तो सीधा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे आ जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करके, ओके। यहाँ से कितनी हीट रिलीज हुई तो मैं इसको लिखता हूँ Q1, ये कितना रिलीज हुआ होगा, ms ऑफ वेपर इंटू डेल्टा टी के बराबर। यहाँ कितनी हीट रिलीज हुई होगी Q2, ये हुई होगी m इंटू एल वी के बराबर, वेपराइजेशन के बराबर। ये हीट रिलीज्ड है, ओके। यहाँ पे कितनी हीट इसको चाहिए, हीट रिक्वायर्ड, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ms वाटर डेल्टा टी, s वाटर डेल्टा टी। क्लियर है, सबकी वैल्यूज अपने को पता है। तो मैं Q1 यहाँ लिखता हूँ, इसको लिख लेते हैं अपन हीट रिलीज्ड बाय स्टीम
तो Q1 अगर लिखा जाए तो लिखेंगे m आपको दे रखा है 100 ग्राम स्टीम का, तो 100। S स्टीम के लिए कितना होता है, हाफ होता है। और डेल्टा T कितना टेम्परेचर, 120 से 100, तो 20 डेल्टा T हो गया। कितना आएगा ये आपके पास मिलेगा 1000 कैलोरीज के बराबर। ऐसे Q2 फेज चेंज में कितनी हीट रिलीज करेगा ये, m इंटू LV। मास दे रखा है 100 ग्राम का, LV कितना होता है 540, है ना, ये होता है, तो ये हो जाएगा 54,000 कैलोरीज के बराबर। ओके, इधर देखते हैं हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर। तो ये कितना हो जाएगा ms डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू m, वाटर कितना दे रखा है इनिशियल 500 ग्राम्स के बराबर, तो 500, s इसका होता है 1, डेल्टा टी 80 से 100 आना है तो 20, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 10,000 कैलोरीज के बराबर। ठीक है, तो जो टोटल अपने पास यहाँ से हीट बन रही है ये कितनी बन रही है, Q1 प्लस Q2, ये आपको बन रही है 55 किलो कैलोरीज। ठीक है, और यहाँ से जो Q3 बन रही है वो कितनी बन रही है आपकी 10 किलो कैलोरीज। तो अब अपने पास जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या हो गया कि ये जो 500 ग्राम वाटर था ये भी अब इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ये जो 100 ग्राम स्टीम थी ये भी अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब जो फाइनल सिस्टम अपने पास आ गया वो क्या आ गया, मास तो कंजर्व रहता है, तो इधर से 500 ग्राम और उधर से 100 ग्राम, टोटल 600 ग्राम अपने पास अब पानी है। ठीक है, तो अब अपना सिस्टम में यहाँ लिख लेता हूँ, अपने पास क्या बचा अब 600 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना पानी है अपने पास। और अब कितनी हीट है अपने पास, प्लस 55 किलो कैलोरी हीट जो उसने रिलीज करी, माइनस 10 किलो कैलोरी हीट जो उसने यूज कर ली, तो इतनी हीट अपने पास अब बची हुई है। ये अपना पूरा सिस्टम है अब। ठीक है, इस सिस्टम में अब ये सारी चीजें हैं, तो क्या हो गया 600 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 45 किलो कैलोरीज ऑफ हीट, ये अपना सिस्टम बचा हुआ है। अब ये हीट अगर सिस्टम में है तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, क्लियर है बात, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। इतनी एनर्जी हीट नहीं बोलना चाहिए इसे, इतनी एनर्जी अभी अगर सिस्टम में है 45 किलो कैलोरीज, तो ये एनर्जी लेके जितना वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने को यहाँ देखना पड़ेगा कि कितना मास यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो मास ऑफ द वाटर converted to steam because of this energy, because of 45 किलो कैलोरी एनर्जी, ये कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं भैया कि अगर 1 ग्राम का पानी है तो उसको चाहिए LV के बराबर हीट, लेटेंट हीट। तो अगर इतनी हीट अपने पास है 45,000, तो कितना मास कन्वर्ट कर पाएगा, m इंटू LV के बराबर। LV अपन जानते हैं कितना होता है, ये होता है 540 के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मास आपको मिलता है यहाँ से 250/3 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, तो इतना स्टीम अपने पास मिल गया। तो अब जो फाइनल सिस्टम यहाँ से बन गया, ये एनर्जी पूरी यूज हो गई, किसमें चली गई, स्टीम बनाने में खर्च हो गई। तो अब अपने पास बच गया पूरे सिस्टम में 250/3 ग्राम स्टीम प्लस टोटल वाटर कितना था 600, उसमें से स्टीम कितना बन गया 250/3, तो इतना पानी बच गया वाटर। और ये सबका टेम्परेचर क्या है, पूरा टेम्परेचर है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका फाइनल सिस्टम बन गया। कितना स्टीम है फाइनल में स्टीम है 253 ग्राम्स, कितना वाटर है उसका 600 माइनस दिस, इतना वाटर है। फाइनल टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, क्योंकि स्टीम फेज चेंज में था वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो ये पूरा आपका सिस्टम हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो करने का तरीका फिर से बता देता हूं एक बार। जब भी आप ऐसे मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें फेज भी चेंज होगा, 2 अलग अलग फेज में आपको मिक्सचर दे रखे हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कोई भी एक उनका कॉमन पॉइंट जहां पे आप उन दोनों को ले आओ। ऑब्वियसली आप जब बीच में लाएंगे तो एक हीट रिलीज करेगा, दूसरा हीट गेन करेगा। जब आप बीच में ले आएंगे तब देखिए कि अब जब सब कुछ उस पोजीशन पे आ चुका है, जैसे अपन ने यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर माना, तो सब पूरा सिस्टम अपना 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे है, तब इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी बची हुई है ये अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है,
अगर एनर्जी सरप्लस है, जैसे यहाँ पे थी प्लस में, यहाँ पे एनर्जी थी प्लस 45 किलो कैलोरीज, तो इसका मतलब अब अगर एनर्जी इसमें रखी है तो जो वाटर ऑलरेडी 100 पे है वो स्टीम बनना शुरू होगा। तो हमने ऐसे देख लिया कि कितना मास उसका स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है यूजिंग दिस एनर्जी। वो मास हमने निकाल लिया तो अपने पास आंसर आ गया कि इतना स्टीम बन गया और बाकी वाटर बचा हुआ है अंदर। अच्छा सोचो यही अगर माइनस में अपने पास बचती एनर्जी, तो यहाँ बचता 600 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 45 किलो कैलोरी, अगर ऐसा होता मान लीजिए तो क्या होता? तो भैया वाटर का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता। ये अपन बोल देते हैं उसमें कि क्योंकि एनर्जी अब अपने पास कम पड़ी है, यहाँ पे एनर्जी सरप्लस नहीं है, एनर्जी जो हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से माइनस में आ रही है, तो एक्चुअली वाटर का टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। तो जितनी एनर्जी है उसके हिसाब से वाटर का टेम्परेचर कम कर दीजिए एम एस डेल्टा टी लगा के, तो वहां से आपको फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा कि पानी कितना होना चाहिए था, किस टेम्परेचर पे होना चाहिए था। क्लियर है अच्छे से? बस यही सारी बातें हैं इसमें। ऐसे आइस के साथ भी हो सकता था, यहाँ स्टीम के साथ था, आइस के साथ क्वेश्चन बन सकता था कि आइस और पानी मिक्स कर दिया, बताइए फाइनल क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। इसके साथ आपका एक कैलोरीमेट्री वाला पोर्शन खत्म होता है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हीट ट्रांसफर की। आपके इसी चैप्टर का एक पोर्शन और है हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।